Assalamu alaikum. I'm Jibran Sheikh, and today we're going to discuss topic of working capital management. First of all, we're going to discuss the importance of working capital and what the working capital stands for, and in the later half we're going to discuss different aspects of working capital and how can you manage it. Now, first thing is we need to understand few things about working capital. Whenever we take a new project, we have to keep in mind is that we require working capital along with the fixed assets. देखें, वर्किंग कैपिटल के से मुराद क्या होती है? करंट एसेट्स जैसे स्टॉक, इन्वेंट्री और स्टॉक होंगे, आपके डेटर्स वगैरह. हाउ डू यू मैनेज इट? That is really important for any organization. बहुत important चीज होती है. Individually, how do you manage them? Later on discussion में we're going to discuss that there are plenty of ways and there are plenty of formulas, or you can say models. But before we go on to that, let us discuss little bit about working capital in context of capital budgeting. Capital budgeting के context में हम थोड़ी सी discussion करेंगे. If you go through the first point, जैसा कि आप पहले point में इस स्लाइड के जाएंगे तो यू गेट टू नो, जिसमें एक ये चीज है कि वी रिक्वायर वर्किंग कैपिटल. देखें, प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए यू गॉट फिक्स्ड एसेट्स. आई वुड से फिक्स्ड एसेट आपके पास है. लेट्स से कि यू आर गोइंग टू अपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट एक्स के नाम से. प्रोजेक्ट एक्स के नाम से आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, दैट्स फाइन. आपने फिक्स्ड एसेट वगैरह जो भी रिक्वायर्ड था यू पुट दोज इन. लेकिन लेट्स सपोज कि ये इट्स अ शैम्पू, कोई आपने शैम्पू स्टार्ट किया, शैम्पू की नई ब्रांड है एक्स के नाम से. इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि यू आर नॉट ओनली गोना नीड मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आपको जो दूसरी चीजें रिक्वायर होंगी, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होगा, इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल. यू गोना रिक्वायर दैट. और ये क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूसली फिक्स्ड एसेट आपने एक बार परचेज करने, दैट वुड बी ओवर. लेट्स सपोज कि आपने 5 साल के लिए आपने कहा ये ब्रांड कंटिन्यू रखनी है, हमने 5 साल बाद कोई डिफरेंट ब्रांड वो करनी है. यूर गोना टेक फिक्स्ड एसेट एक ही बार परचेज करेंगे, दैट वुड बी इट. मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा या उससे रिलेटेड जो भी है. लेकिन एज फार एज करंट एसेट आर कंसर्न और इन्वेंट्री की जहां तक बात होती है, इसमें जो मेन है इन्वेंट्री का क्या होगा कि इन्वेंट्री कंटिन्यूसली जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे, इन्वेंट्री को आप यूटिलाइज करेंगे. रिप्लेनिश भी करना है, और इसके साथ साथ दूसरी चीजें क्या होंगी, देयर वुड बी प्लेंटी ऑफ योर मनी स्टक इन दिस एज वेल. इसमें देखें, जहां तक पहले वाले आर्ग्यूमेंट है कि देयर वुड बी इन्वेंट्री के, एक प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका क्या हो जाता है, कैश को क्या कर देगी, स्टक. इफ यू रिमेंबर दी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो फ्री कैश फ्लोज का लेक्चर था उसके अंदर भी हमने ये डिस्कशन जो की थी कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होंगी. वर्किंग कैपिटल अगर चेंजेस होती है, इंक्रीज हो जाता है, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, आपका कैश काफी हद तक उसके अंदर स्टक हो जाएगा, या लिक्विड रिसोर्सेज जो हैं वो स्टक हो जाएंगे. और इन दैट केस ये इसमें मैंने कहा कैश आपका स्टक हो जाएगा. अगर आपने इसे फाइनेंस करना है, देयर आर टू वेज. आइदर के आपके पास जो कैश की इसकी वजह से क्या हो गई है, शॉर्टेज हो जाएगी, कैश कम हो जाएगा आपके ऑपरेशन के लिए, जो दूसरे आपने वो करने, पेमेंट्स वगैरह करनी है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये क्या है कि इसे आप किधर से फाइनेंस करेंगे, लेट मी टेक इट ओवर हियर, करंट लायबिलिटी से फाइनेंस करेंगे. यानी कि आप क्या करेंगे, उधार पे लोगों से चीजें परचेज कर लेंगे, या इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल है, या आपने क्या करना है, क्रेडिट पे आपने परचेज कर लिया, दैट्स फाइन. फिर तो आपके पास क्या है कि आपके कोई स्पेयर वगैरह नहीं करने पड़ेंगे फंड. लेकिन लेट्स सपोज अगर आपने कैश पे ही उठाना है, आपको कोई क्रेडिट पे ये मटेरियल नहीं दे रहा, जो हमारा शैम्पू के लिए जो आपने
बेसिक रॉ मटेरियल लेना है, ये इन्वेंट्री परचेज करनी, वो आपको नहीं मिल रही, क्रेडिट पे नो वन इज विलिंग टू गिव यू। इन दैट सेंस व्हाट आर यू गोना डू, आप क्या कर सकते हैं? वेल यू कैन नॉट डू एनीथिंग अदर देन कि आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ कैश को स्पेयर करना पड़ेगा या फंड्स को। जैसा कि इधर जिक्र किया गया है कि लेट्स सपोज कि आपको एक तो ये सिचुएशन जैसे अभी मैंने डिस्कस की कि आपको कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा, लेट्स से कि आपको रिक्वायरमेंट जो इन्वेंट्री के दैट इज 1 मिलियन और इसमें से आपको 400,000 का तो आपको क्रेडिट मिल गया एंड द रेस्ट 600,000 का क्या करेंगे, आपने क्या करना पड़ेगा, अदर सोर्सेस, दूसरे सोर्सेस को आपने यूटिलाइज करना होगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी क्या होगी, दैट वुड कॉस्ट यू, इसकी क्या होगी, कॉस्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी एग्जांपल लेते हैं कि इसे फर्दर लेके जाता हूँ, ये कॉस्ट है आगे, बैंक से आप 6 लाख रुपए उधार लेते हैं तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, लेट्स से एट 10% पर एनम इंटरेस्ट है, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 6 लाख पे हर साल आपको 60,000 का तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक रीपेमेंट एज वेल। और इसी वजह से रेलेवेंट कैश फ्लोज में हम क्या करते हैं कि दे आर रियली इंपॉर्टेंट। ये जो वर्किंग कैपिटल होता है, बिलीव इट और नॉट, दैट मेक्स अप ह्यूज पार्ट। और ये वो क्या होता है जो कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश होता रहेगा, ये आपका काफी, जब तक एक तो होगा कैपिटल एसेट्स में आपका पैसा स्टक होगा, दैट्स फाइन, फर्म उसके लिए तैयार होती है हमेशा। और लेकिन दूसरा क्या होगा कि जैसे कैपिटल एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, डेप्रिसिएशन के थ्रू उसकी कुछ ना कुछ रिकवरी करते रहेंगे। लेकिन एज फार एज वर्किंग कैपिटल इज कंसर्न, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, हाउ डू यू, फॉर एग्जाम्पल आपने पैसा जो लगाया उसे रिकवर कैसे करेंगे, दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। और यही चीज है कि इंपॉर्टेंट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन डिटर्मिनिंग द रेलेवेंट कैश फ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट। एंड दैट इज द सेम थिंग जो कि हमने प्रीवियस जो था कैश फ्लोज वैल्यूएशन जो था उसमें भी ये चीज डिस्कस की थी कि हाउ वुड यू ट्रीट इट, कि ये आप कैसे ट्रीट करेंगे। इसमें देखें जहां तक वर्किंग कैपिटल की बात आती है, वी हैव गॉट, एक आपके पास क्या है, आपको एक फिगर दी गई है जिसमें एक ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ये क्या है हमारा, डे 1 से हम यही डिस्कशन में करते आए हैं कि आपका जो कैपिटल बजटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज करना है। आपने वैल्यू ऑफ फर्म को अगर आपने मैक्सिमाइज करना है तो हाउ कैन यू डू इट, कैसे करेंगे, उसके लिए आप कैपिटल बजटिंग में इफेक्टिव कैपिटल बजट बनाएंगे जिसके हमने मुख्तलिफ टेक्निक और काफी एस्पेक्ट देखे। उसमें से एक एस्पेक्ट जो है वर्किंग कैपिटल का भी है, जैसे हम देखेंगे। इसमें देखें, इसमें जो आते हैं कि मैक्सिमाइज करनी है अगर शेयर होल्डर की वेल्थ, तो उसमें क्या होगा, यू नीड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। डिविडेंड का क्या होगा, व्हेन यू पे डिविडेंड, तो इससे क्या होगा आपके, जैसे पहले भी हमने कहा, फर्म का क्या हो जाएगा, फर्म लूजेस कैश, फर्म के पास से कैश कम हो जाएगी और ये किधर हो जाएगा, ट्रांसफर किधर होगी है, और ये शेयर होल्डर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उनकी वेल्थ ऑब्वियसली मैक्सिमाइज होगी, एटलीस्ट उनकी वेल्थ में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर होगा। एंड दी अदर देखें, दूसरी चीजें क्या होंगी, फाइनेंसिंग डिसीजन है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होगा, इनमें देखें एक जो चीज है इन दोनों के दरमियान, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव्स का। फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन का करें, इसमें क्या होगा, वर्किंग कैपिटल में रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री कैन प्रॉफिट, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री क्या है, आपके प्रॉफिट्स या फ्यूचर कैश फ्लोज को बूस्ट कर सकते हैं। और इस वजह से
कैसे बूस्ट करेंगे? ऑब्वियसली जब आपका प्रॉफिट हाई होगा, कैश फ्लो आप कैलकुलेट करेंगे तो कैश फ्लोज भी आपके काफी हाई हो जाएंगे। लेकिन क्यों हम इसे में कंसिडर क्या करें? दे आर कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें एक जो चीज है इंपॉर्टेंट कि यू गॉट टू रियलाइज इस कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम ट्रीट करें। और दूसरी क्या है, फाइनेंसिंग की जब हम बात करते हैं, हाउ डू यू फाइनेंस इट, जैसे पहले भी हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में भी जिक्र किया, वर्किंग कैपिटल कैन क्रिएट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम। पॉलिसी ऑल्सो नीड्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट लिक्विडिटी टू पे शॉर्ट टर्म डेट्स एंड एज दे फॉल ड्यू। इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट इनमें क्या आ रहा है, ये तो कहते हैं कि जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात होती है हम तो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अब फ्यूचर में ये हमें पे ऑफ करेगी। यानी कि आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, यूर कंसिडरिंग वन फैक्ट कि क्रेडिट सेल्स हैं, उसे होगा क्या, आपकी सेल क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी सेल, और आपको फ्यूचर में क्या मिलेगी, फ्यूचर में पेमेंट भी मिल जाएगी। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल, उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ये थ्योरेटिकली स्पीकिंग दैट्स रियली गुड कि यार आपने पॉलिसी की है, क्रेडिट को लूज किया है, और उसके बाद क्या हुआ, आपकी सेल्स बूस्ट होगी, सेल बूस्ट होगी तो उसके बाद क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा फ्यूचर में क्योंकि आपको पेमेंट्स मिल जानी है जो भी आपने सेल की है, तो आपको क्या होगा कि एक तो आपकी गुडविल वगैरह के साथ साथ आपके कैश फ्लोज भी इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्या है कि आपका पैसा क्या होता है, कैश क्या हो जाएगा, टाई अप हो गया। और इसके अलावा एक चीज है कि अगर आप इनसे पेमेंट टाइमली नहीं लेते, टाइमली मैनर में पेमेंट नहीं लेते, यानी कि ये जो आपके डेटर्स हैं, क्रेडिट सेल जो हमने क्रिएट किए हैं डेटर्स, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, टाइमली आपको पेमेंट नहीं मिलती तो आपका कैश टाई अप रहेगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, यू हैव टू पे what about creditors and what about creditors and other payment? आपका क्या ख्याल है कि अगर आप इनसे पैसे नहीं लेते, वुड क्रेडिटर्स, ये जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रेडिटर जो हैं हमारे वो क्या है, दे आर एक्चुअली अवर, जिनसे हमने क्या किया, क्रेडिट परचेजेस की है, जिसमें मेनली क्या था, इन्वेंट्री या स्टॉक जिसे परचेज किया था। अब देखें इस सिनेरियो में, लेट मी प्लेस यू इन दिस सिनेरियो, मैं कहता हूँ कि आप लोग इस सिनेरियो में है कि आपने मुझे सेल की है, आपने कहा जी पेमेंट पीरियड जो था 6 मंथ था, और सेल्स जो थी दैट वाज 1 मिलियन, 10 लाख की सेल्स की, 6 महीने था, एंड यू सोल्ड इट टू, लेट मी इलैबोरेट, आई वुड से दैट्स मी, मुझे आपने दी। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ, 6 महीने का टाइम पीरियड था और आपने इनसे जो लिया था, लेट से कि इससे भी 1 मिलियन का स्टॉक परचेज किया था, दैट वाज लेट से थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन था, उससे आपने स्टॉक परचेज किया था 1 मिलियन, आपने इसे कितना टाइम दिया, आपने इसे भी कहा 6 मंथ, आपने कहा जी यहाँ से आपको मुझसे पेमेंट मिलेगी, आपने ये पेमेंट लेनी है और आपने इस थर्ड पर्सन को पेमेंट ये कर देनी है। लेकिन अगर मैं 6 महीने तक पेमेंट नहीं करता, नो पेमेंट, मेरी तरफ से 6 महीने तक आपको रिप्लाई नहीं मिलता या आपको पेमेंट ही नहीं मिलती, तो इस व्हाट अबाउट दिस, ये जो थर्ड पर्सन है, इज ही गोना वेट, ही और शी, क्या ये वेट करेगा यार आपके कि आपको मुझसे पेमेंट मिले और आप इसे पेमेंट का, वेल आंसर वुड बी नो।
सिंपल ही बात है नहीं, क्यों? ये उसका हेडेक नहीं है, आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पेमेंट करनी है। और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपने उसे थर्ड पर्सन को, मैं कह देता हूँ यहाँ पे सिनेरियो को एक्सटेंड करता हूँ, नो पेमेंट, आपने उसे भी पेमेंट नहीं की, आपने कहा जी वो यानी कि जिब्रान साहब ने पेमेंट नहीं की, इन एवर पेड, तो वो यार मेरे पास किधर से पैसा आएगा, मैं कैसे पेमेंट, तो क्या करे? नो इन्वेंट्री, एक तो वो इन्वेंट्री नहीं आपको देगा, सप्लाई रोक देगा, प्लस वाक के खिलाफ क्या है, ही और शी कैन गो टू कोर्ट, वो कोर्ट में भी लेके जाएगा कि आपने पेमेंट क्यों नहीं की। और इससे एंड रिजल्ट क्या होगा? बिजनेस की प्रॉब्लम हो जाएंगी, और एक्सट्रीम केसेस में क्या होगा, इवन लिक्विडेट हो जाएगा आपका बिजनेस को कोर्ट भी वाइंड अप कर सकती है, सिंपली बिकॉज कि आप लोगों की पेमेंट नहीं दे रहे, कोर्ट का ऑर्डर कर सकती है कि बिजनेस को बेच के लोगों की पेमेंट कर दी जाए। इसमें देखें दैट इज दी सेम पॉइंट इलेबोरेटेड है कि आपके पास इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए जिसमें क्या हो कि बेशक खुली छूट ना हो, हर बंदे को आप क्रेडिट चेक करें या कोई ऐसा मैकेनिज्म करें, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि आप सेल वगैरह करें या क्रेडिट ऑफर करें, और उसके बाद क्या करना है आपने, यू हैव टू कीप इन माइंड इज के आपने दूसरे लोगों को भी पैसा देना है, और हाउ आर यू गोना मैनेज इट। लेट्स से कि अगर यहाँ पे पेमेंट जो है ये आपने बैंक से लेके दी है, इस सिनेरियो को मैं यहाँ तक रखता हूँ, ये वाला कार्ड देता हूँ, इसमें आपने बैंक से लेके दिया तो आपको क्या पड़ेगा यार, 1 मिलियन आपने 10 लाख लिए, 10% इंटरेस्ट पे एनुअल, तो हर साल आपको 1 लाख एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है। वो कॉस्ट आपकी किधर होगी? दैट वुड इफेक्ट नॉट ओनली योर प्रॉफिट, आपके खाली प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका नेगेटिव, बट दैट इज ऑल्सो गोना रिड्यूस योर कैश फ्लोज। आपको एडिशनल पेमेंट करनी पड़ी और कैश की फॉर्म में करनी पड़ेगी, जिससे आपके कैश फ्लोज मुतासिर होंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है वर्किंग कैपिटल के? वंस अगेन इंक्रीज करें किसमें? प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, और दूसरा क्या, यानी कि प्रॉफिट, एक तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाए या मैक्सिमाइज करे, दूसरी चीज क्या है कि ऑब्लिगेशन जो आपकी आनी है फ्यूचर में, यूर गोना गेट, जो भी आपने लोगों ने पेमेंट्स वगैरह करनी है वो क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी रीच, या वो आप लोगों ने फुलफिल करनी जो भी कमिटमेंट की हुई है। दिस इज वन थिंग आई वांट डिस्कस, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो उसमें क्या होगा, ज्यादातर क्या होगा एट द स्टार्ट के ट्रीटेड एज, जो वर्किंग कैपिटल आपने इनपुट करना है या आपने जो भी वर्किंग कैपिटल उसमें पुट करना है या आपने इन्वेस्ट करना है, वो उसे हम क्या करेंगे फॉर प्रोजेक्ट्स के लिए जो नेट प्रेजेंट वैल्यू के आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसमें फॉर सेक ऑफ प्रोजेक्ट्स में क्या करेंगे आप हमेशा इसे यू वुड कंसिडर इट एज पार्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एनी इंक्रीज, अगर इंक्रीज होगी तो रेलेवेंट कैश फ्लो होगा, यानी कि इंक्रीज से हमने पहले भी डिस्कशन यही है कि इंक्रीज से आप क्या करेंगे, आप क्या इंक्रीज का क्या मतलब होगा, इंक्रीज का है कि आपके कैश आपके कैश आउटफ्लोज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और एंड में क्या होगा, प्रोजेक्ट के एंड पे क्या होगा, आपने जो भी वर्किंग कैपिटल है ये रिलीज हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, ये कैश दैट वुड रिजल्ट इन कैश इनफ्लोज, यानी कि आपने जो लेट्स से कि कोई भी आपने रखे हुए थे रॉ मटेरियल वगैरह जो बच गया, या आपने वो क्या किया उसे बेच देना है, यू विल गेट रिड ऑफ इट। वंस यू गेट रिड ऑफ इट तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो कैश स्टक होया हुआ है उसमें वो यू आर गोना गेट इट बैक, या आपको वो वापस मिल जाएगा।
Now the last point of this slide, most of time आपको as far as questions are concerned वो क्या होगा, या इन रियल लाइफ भी क्या हो सकता है कि ये आपको क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, परसेंटेज के हिसाब से दिया जाएगा आपको कि इतने परसेंट। फॉर एग्जांपल एक मैं ले लेता हूँ कि एग्जांपल लेता हूँ कि 27% ऑफ सेल, जितनी भी सेल होगी इसका 27% है। दैट इज हाउ इट्स गोना बी मेंशन्ड। मैनेजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का अभी भी हमने जिक्र किया था, इट इज वन ऑफ दी, ये क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों ने यू वुड हैव सीन स्टॉक और अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट वगैरह में आपने क्या सुना होगा, इसका अक्सर मेंशन किया जाता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखें, अगर सिंस ऑल ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड अकाउंटिंग एट सम लेवल, इवन इस प्रोग्राम में भी आपने या इससे प्रीवियस बीबीए वगैरह में, बीकॉम में कभी अकाउंटिंग जरूर पढ़ी होगी, और उसमें एक चीज होती है कि आपने यू हैव टू कीप इन माइंड के इम्पैक्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या होगा कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो एक किस्म का आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैश फ्लो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंपली बिकॉज अगर आपका स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपने स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, उसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको कैश क्या हो जाएगा, कैश स्टक हो जाएगा। और इफ यू रिमेंबर सिम्टम्स जो होंगे कि मैनेज इन्वेंट्री क्यों करनी पड़ती है, हमें एक सिम्टम होता है ओवर कैपिटलाइजेशन। अक्सर औकात आपने ये रेशियो एनालिसिस में, करंट रेशियो वगैरह में आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन होता क्या एक्चुअली, आई एम गोना क्लोज इट ऑफ क्योंकि ये तो हमने जनरल से रिलेटेड। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होगा, व्हेन ये सिम्पटम क्या होता है, व्हेन जब आपका बहुत ज्यादा पैसा किधर स्टक हो जाए, स्टक इन स्टॉक या इन्वेंट्री के अंदर आप बहुत ज्यादा पैसा अपना फंसा देते, इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम या लिक्विडिटी इश्यूज आ जाते हैं। लिक्विडिटी इश्यूज कैसे आएंगे, आपका जो पैसा है स्टॉक में अगर स्टक हो गया तो स्टॉक का क्या प्रॉब्लम ये होता है कि यार एकदम आप बेच के उससे पैसे को रियलाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट, फर्दर प्रॉब्लम ये होगा लिक्विडिटी का कि आप लोगों ने जिनके पैसे आपने देने हैं उनके पैसों का क्या होगा। दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम कि यार उनके पैसे आप किधर से मैनेज करोगे। वंस अगेन वही बात आती है, प्रीवियस आर्गुमेंट जो था कि आपने बैंक के पास जाओगे, वहां से इंटरेस्ट पे कर्जा लेते हो तो आपको क्या हो जाएगा कि यू हैव टू पे मेक एक्स्ट्रा पेमेंट और आपकी कैश फ्लोज वगैरह काफी ज्यादा मुतासिर होंगी। नॉट टू मेंशन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। इफ यू रिमेंबर सिंथेटिक रेटिंग जो हमने जब डिस्कस की थी, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज थी, इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो क्या थी, कैश, सॉरी इट वाज नॉट एक्चुअली कैश कवरेज नहीं थी बल्कि क्या था, इंटरेस्ट कवर था। फॉर योर पर्पस के इसमें जो हमने पढ़ी थी सिंथेटिक रेटिंग का, जब हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डेट का टॉपिक के अंदर के सिंथेटिक रेटिंग कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, उसमें एक क्या था, दैट वाज कि आपने इंटरेस्ट कवर रेशियो वगैरह पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी। इसमें क्या आता है कि मैनेजिंग इन्वेंट्री आपने मेंटेन क्या करना है, बैलेंस बिटवीन लो इन्वेंट्री लेवल एंड सफिशिएंट इन्वेंट्री लेवल टू
इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है यार, इन्वेंट्री लेवल अगर आपने बहुत ज्यादा लो रखा है तो इसका क्या प्रॉब्लम होगा, आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ये मुतासिर होगी। प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, लो है, प्रोडक्शन कैन स्टॉप और या स्लो डाउन हो जाएगी। वो कैसे होगी स्लो डाउन, क्या देखें इन्वेंट्री आपके पास है ही नहीं, आपने क्या करना, प्रोडक्शन का क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम होगा सिंपल एज दैट कि आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकोगे अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी सेल वगैरह भी बहुत ज्यादा मुतासिर होगी कि आपके पास बेचने के लिए चीजें नहीं होंगी। और इससे एक प्रॉब्लम जो फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जो इंटरकनेक्टिंग प्रॉब्लम है, वो क्या होगा कि इससे क्या है कि आपके ओवरहेड्स वगैरह क्या होंगे, दे रिमेन कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होती और फिक्स कॉस्ट को भी आपने पूरा करना होता है। दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फर्म के लिए, एक किस्म का एक स्पाइरल हो जाता है, डेथ स्पाइरल जिसे हम कहते हैं, कि उसके अंदर फंस जाते हैं, जैसे जिसे कॉमनली उर्दू में या लोकली हम कहते हैं भंवर में फंस जाते हैं, जिसके अंदर होता क्या है कि यू गो राउंड एंड राउंड इन सर्कल एंड एवरी टाइम यू गो देयर, या हर बार एक चक्कर पूरा आता है तो आप नीचे की तरफ जाते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि दैट वुड अल्टीमेटली लीड टू डेथ ऑफ फर्म इन फॉर्म के लिक्विडेट हो जाएगी, या आपकी फर्म को क्या किया जा सकता है, बिजनेस को कोर्ट के थ्रू या बिजनेस वॉलंटरीली वाइंड अप भी हो सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है कि यार अगर कैश इन्वेंट्री लेवल बहुत ज्यादा होंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो आपने क्या करना होता है, यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस, एक नेसेसरी बैलेंस होना चाहिए इन दोनों के दरमियान। और वो कैसे किया जा सकता है, इसमें एक जो चीज है दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस फार्मूला को या इस मॉडल को यूज करते हुए, आई वुड रादर से इट्स नॉट अ फार्मूला, इट्स एक्चुअली अ मॉडल को यूज करेंगे जिससे क्या होगा, ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री होगा, जिसपे आपकी ये कॉस्ट कौन कौन सी इन्वेंट्री रिलेटेड, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, ये दोनों क्या होंगे, ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट जो होगी ये दोनों क्या होंगी, मिनिमम होंगी इफ यू फॉलो दिस ऑर्डर। इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए इसका फार्मूला दैट इज गिवन टू यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू सी नॉट। सी नॉट क्या है, दैट इज कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय डी, एनुअल डिमांड है, ये लाजमी नहीं है एनुअल हो, पीरियोडिकल भी हो सकती है। सी एच डिवाइडेड बाय सी एच क्या है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, एंड क्यू स्टैंड फॉर ई ओ क्यू। इसमें देखें एंड आपने इनका क्या लेना, यू नीड टू टेक स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट अगर आप लेंगे देन यू फाइंड दैट आउट। और इसमें क्या एनुअल ऑर्डरिंग का कॉस्ट क्या होगी, सी नॉट मल्टीप्लाई बाय डी बाय क्यू। डी क्या होगी आपकी डिमांड है, क्यू क्या होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है तो उसमें क्या है, क्यू बाय टू, सी एच यानी कि कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मल्टीप्लाई बाय क्यू बाय टू। इसमें क्या है कि लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, इफ यू लुक एट दिस रियली गुड, ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, सादा सा सिंपल सा मॉडल है, लेकिन इसमें एक दो प्रॉब्लम क्या आती है, दैट इज अजम्पशन। इसमें कौन कौन सी है, इसमें जो अजम्पशन आती है उसका मेन प्रॉब्लम इसकी अजम्पशन ही है। और अजम्पशन क्या है, जस्ट फॉर रीकैप आप लोगों को आई वुड राइट इट ओवर हियर। सबसे पहले क्या है कि डिमांड आपकी, और बल्कि आई वुड रादर से डिमांड आपकी क्या रहनी चाहिए, आपकी डिमांड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके अलावा क्या है, अदर कंडीशंस भी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट ही रहेंगी, और प्रोडक्शन वगैरह में कोई चेंजेस नहीं होती। तो ये क्या है कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, रियल लाइफ में आपकी ना डिमांड कांस्टेंट रहती है और ना ही आपकी अदर कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। अदर बिजनेस कंडीशन या दूसरी कंडीशन वगैरह जैसे चेंजेस इन प्राइसेस हैं, जैसे इसमें है कि ऑर्डरिंग की जो भी कॉस्ट होगी या उसकी प्राइसेस चेंज हो, इन्वेंट्री की प्राइसेस चेंज हो, ये चीजें इसमें अलाउड नहीं है। तो ये इतना रियलिस्टिक
नहीं रहता। उसकी वजह क्या आ जाती है कि सिंपली ये चीजें जो है आपकी दे डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, या हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम देखें, क्योंकि हमने कहा ये तो बेशक हमने एक सिंपल सा मॉडल ये जो डिस्कस किया था, इसमें ऑल्दो इट्स अ गुड मॉडल, ये आपकी कॉस्ट वगैरह को मिनिमाइज करता है, ऑप्टिमम क्वांटिटी बता देता है जिसकी जो आपको इन्वेंट्री के लिए रखनी चाहिए। और इसमें क्या होगा, थोड़ी सी वेरिएशन के बाद देयर इज आल्सो इसका एक वेरिएंट है इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्वांटिटी का भी, यू कैन ऑलवेज फाइंड दैट इन डिफरेंट बुक्स। और उसमें सिर्फ ओनली प्रॉब्लम कुड बी ये जो है आपकी नोटेशन दे वुड बी डिफरेंट, लेकिन एक्चुअल में ये जो अंडरलाइंग फंडामेंटल है ये दे वुड रिमेन सेम। इसके अलावा रियलिस्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि हमने कहा कि वो चीजें तो क्या होंगी, दे डू नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं रहती, बिजनेस में चेंजेस होती रहती है। तो देन हाउ आर यू गोना मैनेज इन्वेंट्री? वेल यू कैन ऑलवेज मैनेज इट बाय व्हाट, एक होता है बिन सिस्टम। देखें आपने क्या करना है, एक आपने इसके लिए क्या होगा, आपने एक क्या किया है, मैक्सिमम क्वांटिटी डिसाइड की है कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्शन जो है, मैं कहता हूं प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है दैट इज 1 मिलियन यूनिट्स, 1 मिलियन यूनिट्स पर मंथ है। तो आपने क्या होगी, कितनी मैक्सिमम करेंगे, और मैं कह देता हूं कि ईच यूनिट रिक्वायर्स 2 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री। तो आपको मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं या रखनी चाहिए, अगर आपने मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है, यू वुड नीड 2 मिलियन यूनिट्स, मैक्सिमम आपने इतनी रखनी है। और मिनिमम क्या होगी कि व्हाट इज द मिनिमम, कि मिनिमम प्रोडक्शन आप कितनी करें। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मिनिमम प्रोडक्शन जो है 300,000 यूनिट्स जो है, आपने क्या कहा है, ये मिनिमम प्रोडक्शन हमने करनी है। क्यों, इसे अगर कम करते हैं तो आपके लॉसेस वगैरह या आपकी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रही। तो इन दिस केस आपने कितने रखने हैं, आपने कहा इस महीने तो हमने मिनिमम प्रोडक्शन रखनी है, या नेक्स्ट मंथ में क्योंकि हमारा सीजन नहीं है सेल का, तो हमने क्या मिनिमम प्रोडक्शन रखनी है, इतनी रखनी है जितनी बिक जाए, या सो ऑन व्हाटएवर द सिनेरियो। तो आपने कितने रखने हैं इसमें, 600,000। अब देखें इसमें क्या है, बिन सिस्टम में हो गया क्या कि आप कब एक्शन लेंगे कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट से, मिनिमम यूनिट से, मिनिमम रिक्वायरमेंट से और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट से अगर ऊपर हो जाती है तो आप परचेजिंग बंद कर देंगे, कम हो जाती है तो आप क्या करेंगे, परचेजिंग स्टार्ट करेंगे, या मिनिमम जो भी आपका रिक्वायर्ड बैलेंस है आपने मेंटेन करना है। इसमें एक और चीज जो आ सकती है दैट इज ऑल्सो वेयर गोइंग टू बी बफर स्टॉक भी आप रखते हैं। बफर स्टॉक रखा जाता है। बफर स्टॉक क्या होगा कि आपको लेट सपोज कि आपने, मैं कहता हूँ कि कराची से आपने इन्वेंट्री मंगानी, जो भी आप करते हैं काम करते हैं, वो उसका रॉ मटेरियल कराची से आना है। तो कराची से आते हुए मैं कहता हूँ 2 दिन तो मिनिमम लगेंगे, या 3 डेज मैं कहता हूँ वहां से ऑर्डर करने से यहाँ तक, यानी कि इफ आई एम बेस्ड इन इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद तक लगते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपने इतना स्टॉक रखना है कि मिनिमम एक लेवल पे पहुंचेगी तो आपने रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी डिटरमिन की है, जो प्रीवियस फार्मूला से भी कर सकते हैं या वैसे आपने डिटरमिन की है। तो उसमें क्या होगा कि आप रीऑर्डर करेंगे और 3 दिन का इतना स्टॉक लाजमी तौर पे हर सूरत में मेंटेन करेंगे कि अगर वो 2-3 दिन तक आपका चल जाए या स्टॉक आउट आप ना हो। स्टॉक आउट होंगे तो प्रोडक्शन आपकी क्या हो जाएगी, वो मुतासिर होगी और रिडल टाइम और काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। पीरियोडिक रिव्यू, पीरियोडिक रिव्यूज क्या है, ये किधर ज्यादा काम आते हैं, ये ज्यादा यार आप लोगों के काम आएंगे जहां पे फिक्स होगी आपकी प्रोडक्शन। कई इंडस्ट्रीज होंगी जिसमें आपकी एक मैक्सिमम आउटपुट है, या आपने कहा कि जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतना बिक जाना है हर सूरत में। कई इंडस्ट्रीज होंगी जैसे आपकी फॉर एग्जांपल फ्लोर मिल है या आटे की मिल्स है, शुगर मिल है, उसमें क्या होगा आप कहते हैं जितनी हमने प्रोडक्शन करनी है वो क्या हो जाएगी, बिक जाएगी। और आपने मैक्सिमम रखनी है प्रोडक्शन, तो आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन वगैरह में कोई चेंज
नहीं आती। तो इसमें क्या होगा, फिक्स्ड इंटरवल के बाद आप कहते हैं हर 2 महीने बाद हमने चेक करना कि आया हमारे पास इतनी गंदम है या नहीं है, कि नहीं है तो हम ऑर्डर करें, या इन अदर केस शुगर केन है या गन्ना है, कितना गन्ना हमें चाहिए, सो ऑन यू वुड डू दैट। यानी कि कहने का मकसद ये फिक्स आफ्टर फिक्स इंटरवल, यानी इंटरवल से मुराद है फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपने फिक्स टाइम के बाद आपने उसे रिव्यू करना है। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम का क्या है, एक जो कॉन्सेप्ट है दैट इज JIT। मोस्ट प्रोबेबली आपने यू वुड हैव स्टडीड दैट इन सब्जेक्ट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियसली, या इवन समटाइम्स फाइनेंस वगैरह में भी आप लोगों ने ये पढ़ा हो। इसमें होता क्या है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें क्या होता है, देयर इज नो लीड टाइम, यानी कि आप जिस टाइम ऑर्डर करते हैं इसमें आपको स्टोरेज कॉस्ट वगैरह नहीं बेयर करनी पड़ती। उसकी वजह क्या है कि आप कुछ भी स्टोर नहीं करते, यानी कि अगर मैंने 1 मिलियन यूनिट बनाने हैं तो मुझे क्या होगा कि मैंने अभी ऑर्डर करना है, जैसे ही ऑर्डर करूंगा फौरन ही, यानी कि उसी दिन या जिस टाइम ऑर्डर किया फौरन विद इन दैट पीरियड जिसमें प्रोडक्शन चल रही है, और वो मेरे पास मटेरियल आ जाएगा। इसमें क्या है, एलिमिनेशन ऑफ इन्वेंट्री। इसमें क्या होगा, आप क्योंकि स्टोर कुछ नहीं करेंगे, नो स्टोरेज, तो इसका क्या मतलब है, नो यानी कि आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी इसमें नहीं होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी नहीं होगी, और दूसरी चीज क्या है, आपका कोई भी पैसा स्टक नहीं होगा। और फिनिश गुड्स क्या होगी, फिनिश गुड्स आर मेड टू ऑर्डर, जैसे आप ऑर्डर करोगे उसी टाइम मैं आपको प्रोडक्शन करूंगा और दे दूंगा, और जैसी आपको जरूरत होगी वो आपको मिल जाएगा वहां पे। इसमें टोयोटा वगैरह, और दैट वाज एक्चुअली इसका ओरिजिन जो है दैट वाज इन जापान। मित्सुबिशी टोयोटा वगैरह ने ये इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम, लेकिन इसके लिए रियल लाइफ में व्हेन यू टॉक अबाउट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का इशू आ जाता है। दूसरा के इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री इट माइट वेरी, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिनका इतनी ज्यादा सीजनल प्रोडक्शन या बहुत ही स्पेशलाइज किस्म की इन्वेंट्री होती है, तो उन पे ये चीजें अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है ये मॉडल, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, दैट इज ह्यूज, और इसके लिए टेक्नोलॉजी वगैरह से भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा। नाउ वी कम टू द अदर पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल, और ये क्या होते हैं, कॉमनली नोन एज डेटर्स। इनके लिए क्या करेंगे, यू शुड हैव अ क्रेडिट पॉलिसी। एक तो ये कि आपके पास क्रेडिट पॉलिसी होगी, इसका क्या मतलब है कि सिंपल सी बात है, डू नॉट प्रोवाइड क्रेडिट टू एवरीवन, हर एक को आपने क्रेडिट नहीं देना। उसकी वजह क्या होगी, इफ यू डू दैट तो आपके क्या होगे, बैड डेट्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। और बैड डेट्स क्या होते हैं, दैट वुड मीन कि आपका पैसा क्या हो गया, डूब गया, या सेल्स वगैरह रेवेन्यू वगैरह आपका लॉस्ट हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट वर्दीनेस करेंगे। जैसे इसमें हम इफ यू रिमेंबर रेफर टू सिंथेटिक रेटिंग, सिंथेटिक रेटिंग वगैरह आप करेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये इस तरह का आपके पास रेटिंग मैकेनिज्म है, जिसमें एक चीज होती है दैट इज ऑल्सो अल्टीमेट दैट स्कोर मॉडल भी यूज कर सकते हैं। अल्टीमेट दैट स्कोर मॉडल यूज कर सकते हैं, जिससे आप बैंक्रप्सी वगैरह प्रिडिक्ट कर लेंगे, और इस तरह के कई और तरीके हैं डिसीजन। इसके अलावा एक जो चीज हो सकती है डिसीजन
डिसीजन ट्री एनालिसिस है। डिसीजन ट्री एनालिसिस के थ्रू भी आप ये सारी चीजें डिस्कवर कर सकते हैं। एटलीस्ट क्रेडिट वर्दीनेस किसी की असेसमेंट उसमें बड़ा फायदा है इसका, या क्रेडिट वर्दीनेस असेस कर लेंगे। उसके बाद क्या है, क्रेडिट लिमिट्स को कंट्रोल करें। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज टेकिंग, मैं कहता हूं कि यू प्रोवाइडेड मी विद क्रेडिट ऑफ, वही एग्जांपल है 1 मिलियन का आपने मुझे क्रेडिट दिया है और टाइम पीरियड कितना था, 6 मंथ था, मैंने आपको 8 मंथ में पेमेंट की है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल क्या होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम नो क्रेडिट, या तो आप लोग मुझे क्रेडिट प्रोवाइड ही ना करें, या मेरी जो क्रेडिट लिमिट थी कि इतने तक का इसे माल लेने, कट इट डाउन। सिंपली बिकॉज अगर यही तरीका या यही चलता रहा तो आपकी कॉस्ट बढ़ेंगी। कैसे, जैसे कि लेक्चर के शुरू में भी हमने डिस्कशन इस पे की थी। प्रॉम्प्टली इनवॉइस करें, जैसी ड्यू होती है रिमाइंडर दें, और ओवरड्यू, जो भी ओवरड्यू डेट्स हैं आप उन्हें कलेक्ट कर लें। फॉलो अप प्रोसीजर्स क्या है, हाउ डू यू फॉलो अप। फॉर एग्जांपल अगर लेट मी गिव, आपने मुझे क्रेडिट दिया था, 6 मंथ गुजर गए, उसके बाद आपने क्या 7th मंथ पे मुझे लेटर भेजा और क्या किया, डिमांड भेजी के और थ्रेट किया या जो भी किया, या कोर्ट वगैरह में लेके गए, थ्रेट किया, बताया कि हम ये करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद मैंने आपको पेमेंट की। एक्चुअल में होना कीजिए, फॉलो प्रोसीजर ये है कि जैसे आपने 3-4 महीने गुजरे, आप मुझे रिमाइंडर दे दें पोलाइट सा, या फोन करके इंक्वायर कर लें। 6 महीने गुजरने के पहले आप मुझे फोन करें या वो करें, और उसके बाद क्या है कि आप रिमाइंडर भेजें कि ओवरड्यू है। इफ यू रिमेम्बर, अगर आप लोग इफ यू हैव गॉट क्रेडिट कार्ड, या आप लोगों ने कभी क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज किया हो या बैंक लोन, तो उसमें होता क्या है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको रिमाइंडर जरूर भेजते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ बैंक्स, वो इवन SMS करेंगे कि आपकी स्टेटमेंट पहुंच गई है या आपका इतना बिल ड्यू है। और उसके बाद क्या होगा, इफ यू हैवंट पेड, 2-3 दिन रहते होंगे तो उनके हो सकता है नुमाइंदे की कॉल भी आ जाए, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिमाइंडर के आपको रिमाइंड कराने के लिए पेमेंट ड्यू। एक्चुअली दैट इज देयर फॉलो अप प्रोसीजर। क्रेडिट सिस्टम को मॉनिटर करें, किस तरह करेंगे, बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑल ऑफ द अबव डिस्कस्ड पॉइंट्स। अबव डिस्कशन में जो भी पॉइंट्स हैं उन सारों को आप इंप्लीमेंट कर। ऑफर डिस्काउंट वगैरह ऑफर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जल्दी पेमेंट करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट होगा, ये आपको फायदा होगा। इसमें देखें प्रॉम्प्ट डिस्काउंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट क्या है कि आपने क्या करते हैं, इसमें यू ऑफर यानी कि आप डिस्काउंट ऑफर करेंगे। मुझे फॉर एग्जांपल आपने मुझे 1 मिलियन का क्रेडिट दिया था, आप कहते हैं इफ यू पे लेट्स से 5, यानी कि अगर आप मुझे या हमें, आप लोगों ने मुझे क्रेडिट दिया 1 मिलियन का 10 लाख का, आप लोग कहते हैं कि अगर आप 5 महीने के अंदर पेमेंट करते हैं तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। और ये आप किस वजह से कर रहे हैं, ताकि आपकी पेमेंट जल्दी हो। मैं अगर पेमेंट जल्दी करूंगा, इसका क्या मतलब है कि आपने अगर वो पैसा 10 लाख रुपए बैंक से लिया तो आपको इंटरेस्ट चार्जेस कम हो जाएंगे। यानी कि आपने 6 महीने के लिए लिया था तो आप क्या करेंगे, 4 महीने बाद देंगे, तो 2 महीने का जो आपने कहा था कि हमें 6 महीने तक इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो उसमें उसकी बचत हो जाएगी आपको। दैट इज इट्स फार्मूला। इसमें देखें डिटरमिन करने के लिए 1 प्लस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट लेफ्ट टू पे, और रेज टू पावर क्या है, नंबर ऑफ पीरियड -1। इसमें क्या है, नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा 365, ये क्या होगा, डेज क्या है, वीक एंड मंथ। नंबर ऑफ डेज, अगर ये 365 होगा तो नंबर ऑफ डेज होंगे, 52 अगर आपने लिया तो नंबर ऑफ वीक्स, और अगर ये होगा 12 मंथ लिए गए तो आपके नंबर ऑफ मंथ से वो करना पड़ेगा कि कितनी जल्दी आप मैं पे कर रहा हूँ या आपको पेमेंट रिसीव
हो रही है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज डू डेट फैक्टरिंग। फैक्टरिंग होती क्या चीज है, इसमें देखें कंपनी क्या होती है, सिंपली कंपनी सिंपली सेल्स दी डेट टू थर्ड पार्टी, यानी अपने डेट्स वगैरह को थर्ड पार्टी डेटर्स को भेज देती है और रिसीव्स और उसके बदले में उन्हें पेमेंट मिल जाती है। ऑब्वियसली इसकी भी कॉस्ट होगी, लेकिन दैट वुड भी आपने ये जज करना होता है कि विच वन इज लेस। फॉर एग्जांपल अगर आप 10%, मैं कहता हूँ कि आप अगर मुझे डेट बेचते हैं, मैं आपके बिहाफ पे डेट कलेक्शन करूंगा और आपको मैं क्या कर दूंगा 10% उसमें से काट लूंगा या फी चार्ज करूंगा। तो आपने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल बैड डेट्स के चांसेस क्या है, या अगर आप टाइम पे लेते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट है, और दूसरी चीज क्या देखनी होती है कि फैक्टरिंग की क्या कॉस्ट है। फैक्टरिंग में क्या है, इसमें देखें कंपनी सेल्स, आपने मुझे ये चीजें बेची, कस्टमर, मैं कहता हूँ मैं कस्टमर हूँ और आप क्या है, इट्स आई वुड से दैट्स यू गाइस, यू ओन अ कंपनी। आपने मुझे चीजें बेची और दूसरी चीज क्या है, कितना पीरियड था 30 डेज का। अब दूसरी चीज में क्या करना है आपने, द फैक्टर एडमिनिस्ट्रेटर द सेल लेजर। आपने ये क्या किया, ये मेरे जो डेट थे फैक्टर को भेज दिए और फैक्टर ने आपको क्या कर दिया, फैक्टर ने आपको मेरी जगह पे पेमेंट कर दिया आफ्टर टेकिंग, जैसे मैंने कहा कमीशन वगैरह अपना काटने के बाद, ये फोर्थ स्टेप में। और थर्ड में क्या हुआ, मैंने 30 दिन बाद दिया, आपने उसे दे दिया। दैट इज वन सिनेरियो। The other one is with finance। फाइनेंसिंग में क्या होगा कि 30 the company sells goods and debt, वही चीज है, लेकिन आपने क्या किया है, अप टू 80% डेट इज पेड रादर देन के 30, पहले जो हमने कहा था कि 30 दिन के बजाय उन्होंने क्या कहा, मुझे अपफ्रंट पेमेंट कर दी। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन की डेट थी, 1 मिलियन या डेटर्स थे, लेट्स से आई वुड मेक इट इजी फॉर यू, 1 मिलियन के आपके डेटर्स थे और आपने क्या किया, फैक्टर को दिया, उसने आपको उसके बदले में दैट फैक्टर पेड यू 800,000, 8 लाख आपको अपफ्रंट ही दे दिया रादर देन 30 दिन। उसने ये वेट नहीं किया कि मैं कब पेमेंट करूंगा, बल्कि आपको एकदम से एडवांस में पेमेंट दे दी 8 लाख की, यानी 80% एज पर दिस सिनेरियो। और उसके बदले में क्या किया, इसमें देखें जब मैंने पेमेंट की, जब मैं पे करूंगा तो इस पे वो कहते हैं कि ठीक है हमने 8 लाख तो दिए, वी आर गोना चार्ज लेट्स सपोज 5% इंटरेस्ट, 5% हम एनुअल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उसमें जब मैं पेमेंट करूंगा तो क्या होगा, आपको कंपनी को मैं पे करता हूँ 1 मिलियन की, जब मेरी तरफ से पेमेंट आप लोगों को रिसीव होगी तो एक्चुअल में आपने क्योंकि ऑलरेडी भेज दी है, फैक्टर कर दिया, तो क्या होगी, थर्ड पार्टी को मैंने पेमेंट की है 1 मिलियन की, जिसमें से वो क्या करेगा, 8 लाख तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने काट लेगा जो उसने एडवांस दिया या लोन दिया आपको, और उसमें से क्या करेगा लेस 5%, यानी कि 1 मिलियन का में 9,50,000 आपको टोटल उसने पेमेंट करनी है, जिसमें से कितनी 8 लाख तो ऑलरेडी कर चुका है और 1,50,000 रुपये फर्दर पेमेंट करेगा, एंड दैट वुड बी इट। एक चीज है इनवॉइस डिस्काउंट, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसीजर, जिसमें क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए कंपनी ने बेची द सेकंड, इसमें क्या होगी, इंटरेस्ट रेट वगैरह इट्स द सेम थिंग, या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की तरह की ही ये चीज है। इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, इन दोनों में अगर आप देखें तो ये क्या है, दैट इज क्वाइट सिंपल। इसमें क्या है, इनवॉइस डिस्काउंट होगी, ये इसमें क्या कर रहे हैं आप कि कंपनी को द इनवॉइस डिस्काउंट, यानी कि रादर देन ये फुल, इसमें देखें पहला स्टेप में, दूसरे में क्या है, कंपनी बारोस
80% ऑफ डेट, 30% कंपनी को रिसीव हुई है, और उसमें क्या है कंपनी ने वो पेमेंट वापस की। इसमें क्या है कि फैक्टरिंग वगैरह नहीं है एज सच। आपने क्या किया है कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि द पर्सन मी, आपने कहा कि ही ओज मी 1 मिलियन, तो उसके अगेंस्ट आप मुझे क्या करें कि आप मुझे 30 दिन का है, यानी कि ये एक किस्म का आपने प्लेज किया है, ये जो मेरा IOU था या मेरा वो था, आपने प्लेज किया है, और आपने क्या कहा 80% एडवांस ले लिया, 800,000 आपने थर्ड पार्टी से एडवांस लिया, और उसने क्या कहा इंस्टेड ऑफ जैसे इंटरेस्ट चार्ज करते उसने क्या कहा ये 10% डिस्काउंट पे, यानी एक्चुअल में वो कितने देगा, इट्स नॉट गोना पे यू, यानी कि एक्चुअल पेमेंट हो सकता है कि वो 800,000 जो एडवांस उसने दिया, लिखवाया आपसे 800,000 है, 10% डिस्काउंट पे दिया, या 720,000 उसने आपको पेमेंट की है, और बाकी क्या होगा जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो एज वो क्या ले लेगा डिस्काउंट के तौर पे या अपनी कमीशन के तौर पे काट लेगा। अकाउंट्स पेएबल की जहां तक बात आती है, देखें इसमें क्या है, ये जैसे पहले भी हमने शुरू में जिक्र किया था कि ये क्या है, रादर देन गोइंग टू ऑल ऑफ दीज हैसल, आप एक काम क्या कर सकते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल से क्यों नहीं अपने उसको डेटर्स को या जो भी आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड है या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आप उसे फाइनेंस करें। वो कैसे फाइनेंस होगा यार, देखें आपने क्रेडिट पे अगर कोई चीज उठाई है फॉर 2 मंथ क्रेडिट है फॉर 2 मिलियन, 2 महीने का आपने क्रेडिट लिया 20 लाख का, और आपने क्या किया कि ये जो पेमेंट इधर करनी थी उसे क्या कितने अरसे के लिए डेफर करी, 2 महीने के लिए, और आपने ये क्या किया इन्वेंट्री ली थी, आपने ये इसे क्या किया इन्वेंट्री को सेल किया, लेट से कि ये आपने 2.2 मिलियन का सेल किया विद इन 2 मंथ, और इसमें से क्या किया 2 मिलियन जो थे ये वापस कर दिए, और 0.2 मिलियन 2 लाख रुपए आपने क्या किया ये सेविंग कर ली है। इसमें क्या है कि आपको ये पैसा क्या किया क्रेडिट पे लिया, तो इट सेम एज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग क्यों है कि आप ये क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी 0 है, अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाया, सिंपली आपने दूसरे से बारो कर लिया है। ये क्या होता है, ये हम क्या कहते हैं नॉर्मली सीन एज फ्री। इसमें क्या है आपने कोई एडिशनल पेमेंट नहीं की, दैट इज गुड, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक तो ये होगा कि सप्लायर जैसे आप अगर पेमेंट अर्ली पेमेंट रिसीव करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करेंगे, तो इसी तरह सप्लायर भी क्या है वो भी अर्ली पेमेंट रिसीव करने के लिए हो सकता है डिस्काउंट ऑफर कर दे। लेकिन क्या है कि ये मैंने कहा 2 महीने में ही आपने बेची है, इसमें आपने इनिशियली तो कोई पैसा नहीं लगाया था। इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, लेट्स सपोज कि आफ्टर 1 मंथ वो आपको 10% डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि अभी अगर आप पेमेंट करते फुल तो आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, यानी कि आपको 2 लाख की छूट दे दी जाएगी। रादर देन पेइंग 20 लाख या 20 लाख देने के बजाय आप कितने देंगे 18 लाख। उसमें क्या होगा 2 लाख की आपको बचत थी, लेकिन क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे इस बचत के मौके को जाया कर देंगे। और अगर आप इस पेमेंट को 2 महीने से, लेट सपोज कि आपकी इन्वेंट्री 2 महीने में नहीं बिकती, तो उससे आप डिले भी नहीं कर सकेंगे, तो उससे सॉरी इसकी वजह से आप पेमेंट नहीं कर सकेंगे, डिले होंगे। उसकी वजह से क्या होगा सप्लायर आपको फ्यूचर में सप्लाई नहीं देगा, रेपुटेशन आपकी खराब हो जाएगी, और आपको फ्यूचर में अगर कोई देगा भी तो वो क्या करेगा अपने एडिशनल या मार्जिन रखेगा, और इवन इंटरेस्ट भी आपको चार्ज कर सकता है जो भी आउटस्टैंडिंग आपकी डेट होगी। अब हम आएंगे कैश मैनेजमेंट पे। रियली इंपॉर्टेंट कि कैश को कैसे मैनेज किया जा सकता है। उसमें क्या है कि इसमें आपके यू गॉट 1 मॉडल दैट इज मिलर एंड और मॉडल। उसमें क्या है कि आपका मैक्सिमम लेवल ऑफ कैश कितना होना चाहिए
और मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, ये हम डिटरमिन करते हैं। उसकी वजह क्या है कि कैश आपकी किस सूरत में मौजूद होती है। कैश आपकी होती है हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम किस सूरत में मौजूद होगी कि ये आपकी किधर से आती है, कंपनी के कैश अकाउंट या आप बैंक अकाउंट में होती है, और ये किधर से होती है, कैश हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम रिटेन्ड अर्निंग से आप फाइनेंस करते हैं। देखें कैश किधर से आएगी, रिटेन की थी अर्निंग, कैश फ्लोस थे जिसमें से कुछ रिटेन किया था, वो किस सूरत में किया था, कैश की सूरत में। इन्वेंट्री वगैरह परचेज की, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया, बाकी क्या कैश की सूरत में रखा। तो इसकी क्या हमने कहा था, ये हमेशा क्या होता है, इसकी भी कॉस्ट होगी, और ये कॉस्ट किसके बराबर होती है, दैट वुड बी इक्वल टू वैक। उसकी वजह क्या है कि इसकी जगह कैश रखने के बजाय आप क्या कर सकते थे, रिटेन अर्निंग में जो कैश की सूरत में रखा है इसे आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये शेयर रीपरचेजेस वगैरह कर सकते हैं, या सिंप्लीफाइड अगर हम रखें तो आप कॉस्ट क्या होगी कि अगर आप इसे कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इसे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये क्या होता है, आपको इंटरेस्ट अर्न करके देती, और उससे क्या होता है, इंटरेस्ट आपको एडिशनल इनकम हो जानी थी। तो एक्चुअल में ये क्या होगी, दैट वुड बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग कैश इन बिजनेस इज गोइंग टू बी कि लेट्स से कि मैं कहता हूँ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपका एक किस्म की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। तो हमने क्या करना है कि वी हैव टू कीप इन माइंड के बिजनेस में हमेशा क्या होता है, कैश को इतना कैश रखेगा जितनी उसकी जरूरत होगी ऑप्टिमम, जिससे क्या हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मिनिमम हो जाए और आपकी कैश रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे। उसके लिए हम ये यूज करते हैं, इसमें देखें इसका है क्या, दैट इज यह मैक्सिमम कैश लेवल। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, फ्लक्चुएशन है, देन यू गेट मिनिमम कैश लेवल और रिटर्न पॉइंट, यानी कि किस लेवल पे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम अगर होता है, जरूरत है। इसमें देखें हाईएस्ट लेवल कितना, मैक्सिमम लेवल कितना रखना है, इससे ऊपर अगर जाएंगे तो आप यू हैव टू टेक द कैश आउट। इसमें क्या है, रिटर्न पॉइंट इज एंड दिस इज द स्प्रेड कैलकुलेट करना हो तो इसका ये फार्मूला है। द अदर वन इज बोमल मॉडल या बोमल कैश मैनेजमेंट मॉडल। इसमें क्या होगा, इट इज सेम एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसकी भी assumption वही है। द ओनली थिंग यू हैव डन इज कि इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश ये हमेशा क्या होगा, ये आपका इंटरेस्ट रेट है कि अगर आप इसी को बैंक में लगाते तो क्या इंटरेस्ट आपको होना था। दीज मॉडल्स आर जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज, थोड़ी सी अपनी नॉलेज वगैरह, अगर इवन इफ यू हैव प्रीवियसली स्टडीड देम फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिफ्रेशमेंट है आपकी, ताकि नॉलेज रिफ्रेश हो जाए। ओके, कैश मैनेजमेंट में से एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू नो अबाउट टाइमिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग में। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। उसकी वजह क्या है कि आपने कहा छठे महीने में हमें 1 मिलियन की जरूरत है, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड कि हाउ इट इज गोइंग टू बी, या आप लोगों के पास होगा भी 1 मिलियन या नहीं, या आप कहां से अरेंज करेंगे। उसमें एक जो प्रॉब्लम आ जाती है, जो हमने प्रीवियसली जो हमने स्टडी किया, जैसे आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी, या और लेट्स से कि आपकी जो थी फ्री कैश फ्लो की, फ्री कैश फ्लोज ये क्या होती हैं, ये आपकी बहुत जनरलाइज किस्म की होती हैं स्टेटमेंट्स। उसकी वजह क्या है, ये ऑलमोस्ट एनुअल सी आपको होंगी, एनुअल बेसिस पे आपको मिलेंगी। जबकि इफ यू अब हम बात करते हैं टाइमिंग की, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फॉर इफ यू वांट टू नो अबाउट द टाइमिंग, देन यू आर गोना नीड टू नो इज कैश बजट, कि आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगी, रिसीट्स होंगी, दे वुड इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रिसीट्स में आपकी ज्यादा सेल से आ जाएंगी, सेल होगी। उसके अलावा क्या होगी, लेट्स से लोन रिसीट्स, लोन अगर कोई आपको मिला है। इसके अलावा सेल ऑफ
सेल ऑफ एसेट्स वगैरह से जो भी रिसीट्स होगी, किसी भी किस्म की रिसीट्स होंगी, और पेमेंट्स में वंस अगेन हर तरह की आपके पास पेमेंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। और ये आपको क्या होगा मंथ एंड पे या आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल आपने जानना है कि तीसरे महीने के एंड पे कितना बैलेंस होगा। लेट्स से कि मैं कहता हूँ तीसरे महीने के एंड पे एंडिंग बैलेंस होगा 1.5 मिलियन और आपकी रिक्वायरमेंट जो है आपकी दैट इज 2 मिलियन। तो इसका क्या मतलब है, 0.5 मिलियन की आपने फर्दर अरेंजमेंट करनी है। कैश मैनेजमेंट देखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग, ये शॉर्ट टर्म से अगर आपने चूज करना है कैश को फाइनेंस करना है कैश की जरूरियात को, तो उसमें 2-3 चीजें हैं यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि सबसे पहली चीज क्या, फेवरेबल होनी चाहिए इंटरेस्ट रेट्स। दूसरी क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पे मैं कहता हूं कि टैक्सेशन रेट, टैक्स रेट लेट से 40% है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने इंटरेस्ट पे वाले लोन थे या लेट से कि बैंक ओडी से ओवरड्राफ्ट से आपने फाइनेंस किया, तो इस पे क्या होगा, एक तो ये कि अगर इंटरेस्ट रेट फेवरेबल है दैट इज गुड, और अगर आपके टैक्स रेट्स हाई हैं तो उसमें क्या होगा कि दैट वुड मीन कि आपको टैक्स सेविंग भी आपकी होगी। एंड द अदर वन इज the other ones are mentioned over here which you can always just study, ये आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया होगा, इसलिए आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल। इसमें देखें लिक्विडिटी के क्या इश्यूज हो सकते हैं और रिस्क के क्या इश्यूज होंगे, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिस्कस्ड। और इसमें क्या है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देम, दे आर जस्ट सॉर्ट ऑफ समराइज्ड फॉर्म जो अर्लियर डिस्कशन हुई है। नाउ एक जो चीज आती है कि जनरली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है, हाउ आर यू गोना फाइनेंस इन रियल लाइफ सिनेरियो में देखें, दो तरह से आप फाइनेंस करेंगे, या एक जो उसका जनरल प्रोसीजर क्या होता है। एक देखें फिक्स्ड एसेट्स है, आपने हमेशा क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म से फाइनेंस किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि लोन्स वगैरह, लोन्स होंगे आपके या बॉन्ड्स वगैरह से आपने फाइनेंस करने। अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपके करंट एसेट्स का। टोटल एसेट्स जितने भी होंगे उसमें क्या होगा, एक होगा फिक्स्ड पोर्शन या फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके, अदर ये जो पोर्शन है इसमें हमने कहा ये क्या है आपके करंट एसेट्स हैं। इसमें किस तरह आप फाइनेंस करेंगे, इसमें देखें ये हमने जो पोर्शन है इसका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पोर्शन हमने क्या, दिस पोर्शन, ये मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ, ये पोर्शन आप कैसे फाइनेंस, ये क्या है हमने कहा है परमानेंट करंट एसेट्स है, यानी कि ये मिनिमम लेवल ऑफ एक होगा। फॉर एग्जांपल डेटर्स की अगर आप बात करते हैं तो फर्म के पास हमेशा क्या होगा, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ जिस दिन से वो स्टार्ट करेगी या एक साल पहला साल एंड होगा तो उसमें क्या होगा, दे वुड ऑलवेज भी कोई ना कोई डेटर्स आपके पास मौजूद होंगे। लेट्स सपोज कि हमेशा आपके 1 मिलियन के डेटर्स आउटस्टैंडिंग रहते हैं, प्लस आपका जो इन्वेंट्री है वो मैं कहता हूं कि ये 3 मिलियन की आपने इन्वेंट्री तकरीबन ऑन एवरेज हर साल आपके पास पड़ी होती है। और इसके अलावा दूसरे क्या होंगे, एसेट्स वगैरह या दूसरे होंगे कैश वगैरह होगा जो आपने हर सूरत में रखना है। ये क्या होंगे, दैट दे आर गोइंग टू वी आर गोना कॉल देम परमानेंट करंट एसेट्स। ये क्या होते हैं हमारे परमानेंट करंट एसेट, जैसे पहले भी जिक्र किया कि वो जो मिनिमम आपके हर सूरत में यानी डेटर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे, इन्वेंट्री आपके पास हमेशा एवरेजली पड़ी रहेगी, कैश आपने हमेशा अपने पास रखना है, थिंग लाइक दिस। इसे हम क्या कहेंगे, एक खास लेवल जो होगा उसे हम डिटरमिन करेंगे, वो क्या होगा, दैट वुड बी, आप क्या कहेंगे उसे, ये परमानेंट करंट एसेट्स हैं। और उसके बाद एक क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग क्या है, फॉर एग्जांपल कि आपने कारोबार शुरू किया है, इस साल के शुरू में आपके जो मिनिमम हमने डेटर्स की बात की थी, ये हमने अस्यूम किए थे 1 मिलियन है, तो ये क्या हो गए एकदम से 2 मिलियन पे पहुंच गए। उसके बाद गिरे यहाँ पे 1.1 मिलियन हो गए और इसी तरह फ्लक्चुएट होते रहेंगे। इसमें क्या है कि हाउ यू, एक जो क्वेश्चन आता है, इस परमानेंट करंट एसेट्स को आप कैसे
फाइनेंस करेंगे, शॉर्ट टर्म से या लॉन्ग टर्म से? दैट बिकम द मेजर क्वेश्चन। इसे जो है फ्लक्चुएटिंग को आप हमेशा किससे करेंगे? यूड ऑल्सो जो फ्लक्चुएशन हो रही है, एक जो हमने कहा कि एक हमारा जो एक किस्म का परमानेंट लेवल है, उससे ऊपर जो भी होगी फ्लक्चुएशन होगी, तो इसे हमने किधर से करना है? हमेशा शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करेंगे। और व्हाट अबाउट दिस परमानेंट? तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा? दैट इज अप टू यू कि आइदर यू आर गोना गो फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इसमें क्या होगा, ये आपने देखना है कि अगर अवेलेबल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यू वुड प्रेफरेंस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस किसे प्रेफर करेंगे। शॉर्ट टर्म को करेंगे तो उसके प्रोज और कॉन्स आपने देखने हैं, और अगर इससे लॉन्ग टर्म से करेंगे तो इसके भी प्रोज और कॉन्स या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखने। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है एट सूटेबल इंटरेस्ट रेट्स, तो आप उसे अवेल कर लेंगे। और अगर आपके पास शॉर्ट टर्म है तो आप क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे क्या? शॉर्ट टर्म। लेकिन शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम ये होता है कि ये फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म में जो आपके ओवरड्राफ्ट वगैरह ज्यादातर जो होता है ओवरड्राफ्ट या बैंक ओडी जो होता है, इसका एक प्रॉब्लम जो मेजर आ जाता है उसमें ये होता है कि बैंक माइट आस्क यू, अगर आपके बैंक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ गया या उसे प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे फैसिलिटी वापस भी ले सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो आपने यू हैव टू कीप इन माइंड, और दूसरा अवेलेबिलिटी। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम दे वुड बी प्रेफरेंस यही होगी कि आप इसे भी, क्योंकि दे वुड बी ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ योर फिक्स्ड एसेट के, ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही होंगे, तो इसे आप किससे फाइनेंस करेंगे? यूड फाइनेंस देम फ्रॉम लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जो आपके फ्लक्चुएटिंग एसेट्स हैं ओनली, इसे आपने हमेशा शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करना है। उसकी वजह क्या है कि ये कभी होंगे, यानी कि इसमें अगर आप देखें जनरल सा ग्राफ है, लेकिन इसमें क्या अप एंड डाउन हो रहे हैं और इसकी कोई एसेट वो नहीं होती। ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े अरसे में आपके बढ़ भी जाएंगे, आपको रिकवर भी हो जाएंगे, एंड दैट वुड बी एंड ऑफ दैट। इसमें बेनिफिट जो है यू हैव टू कीप इन माइंड, ये जो हमने लॉन्ग और शॉर्ट का किया था, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में क्या होता है कि हमेशा क्या होगा? चीपर होगा, मोर फ्लेक्सिबल होगा। लेकिन इशू क्या आ जाता है? ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? रिन्यूअल प्रॉब्लम। एक तो ये होगा कि रिन्यू होता है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक जो सबसे बड़ा इशू आ जाता है दैट इज कि एक जो आपका मेजर इशू होगा यानी कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे होगा। इसमें होगा क्या कि आपको लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो ये क्या होगा? काइबर प्लस X%, मैं कह देता हूँ X%। लेट्स से कि काइबर अगर 10% है तो बैंक कहता है काइबर 10% है, इस पे मैं आपको 5% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। दैट फाइन, आपका टोटल इंटरेस्ट रेट 15% बन जाएगा। लेकिन इशू क्या आ जाएगा कि व्हाट इफ काइबर गोस अप टू, ये काइबर की मैं कह देता हूँ ये 12% हो जाता है, तो दैट वुड मीन कि ये आपका इंटरेस्ट रेट आपका एकदम अचानक से बढ़ के 17% हो गया, तो क्या होगा? फिजिबल नहीं होगा। और जैसे अवेलेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर है, लेकिन इसमें एक अवेलेबिलिटी का भी इशू आता है। फ्लेक्सिबिलिटी की जहां तक बात है, मोर फ्लेक्सिबल, उसकी वजह क्या होती है? बैंक ओडी पे इंटरेस्ट आपका कब चार्ज होता है? यानी कि आपके पास 1 मिलियन की, वही एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 मिलियन की ओवरड्राफ्ट लिमिट है, इसमें से आपने सिर्फ हम 100,000 यूज की है, तो आपको ये मैं कहता हूँ कि इसका 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आपको कितना होगा? 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा ऑन दिस अमाउंट, यानी 1 लाख पे ही 10% इंटरेस्ट होगा फॉर पीरियड, जितना भी आपका पीरियड जितना भी आउटस्टैंडिंग पीरियड है उसमें। जबकि लॉन्ग टर्म में के प्रॉब्लम क्या आ जाती है? इफ यू टॉक अबाउट इट, आपने 1 मिलियन का डेट रेज किया थ्रू इशू ऑफ बॉन्ड्स,
बॉन्ड्स इशू करके, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि एज सुन एज दे आर इशूड, और तो आपको क्या होगा, फुल पे 1 मिलियन पे, यानी कि आपने इंटरेस्ट देना है, लेट्स से 10% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। ये आपने बैलेंस करना होता है अवेलेबिलिटी पे, लेकिन अगर इफ यू हैव गॉट दैट अवेलेबल, अगर आपके पास अवेलेबल है तो यू हैव टू कीप इन माइंड शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का प्रोज और कॉन्स आपके क्या हैं। और दैट इज ये यहीं पे हमने समराइज किया, एंड वी आर गोना लीव इट हियर, वी आर गोना एंड दिस लेक्चर ऑन दिस स्लाइड। जस्ट अ क्विक रीकैप। देखें आज के लेक्चर में जो बेसिक हमारा फोकस था, एज वी मेंशन, और या शुरू में भी हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट में भी और लेक्चर के दौरान भी काफ़ी डिस्कशन यही हुई है, ये दैट वाज रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल, जिसमें आपका डेटर्स वगैरह थे, डेटर्स थे, इन्वेंट्री थी और कैश का इशू था। और इसके एंड पे जो हमने देखा, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि हाउ डू यू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल, दैट टोटली डिपेंड्स कि इफ यू थिंक, और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि पीपल समटाइम पीपल थिंक के फाइनेंसिंग इट फ्रॉम लेट्स से करंट बाय क्रिएटिंग करंट लायबिलिटी, तो उसमें एक दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि आपकी रेशियोज डिस्टॉर्ट हो जाती है, जैसे मैंने कहा बताया था, सिंथेटिक रेटिंग वगैरह का इश्यूज काफी ज्यादा आ जाते हैं, रेटिंग आपकी डाउन हो जाती है, और अगर रेटिंग डाउन होगी दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर कंपनी। As far as this topic is concerned, it's not that complex. Only thing you need to do is just go through these slides, or additional material I would be provided to you, जो जिसमें थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह होंगी, फर्दर मॉडल्स भी होंगे, just for sake of knowledge. And that's it from me. Have a nice day. Take care of yourself. Allah Hafiz.